हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है गॉस प्रमेय का निगमन घन कोण के आधार पर। इसके पहले गॉस प्रमेय का निगमन हो चुका है। उसमें हमने क्या माना था, एक गोला मान लिया था, गोले के केंद्र पर एक धनावेश रखा था, उसके लिए गॉस का प्रमेय सीखा था। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे ना कि घन कोण के आधार पर गॉस का प्रमेय कैसे निगमन किया जाता है। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। किसी भी घिरे हुए पृष्ठ द्वारा किसी भी बिंदु पर जो घन कोण बनता है ना बच्चों, याद रखेंगे, किसी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा किसी भी बिंदु पर जो घन कोण बनता है वो 4 पाई के बराबर होता है। इस पर जो घन कोण ये संपूर्ण पृष्ठ बनाएगा ये 4 पाई के बराबर है। तो संपूर्ण घन कोण किसी बंद पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर कितना बनता है बच्चों? 4 पाई। बस इतना याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो गॉस का प्रमेय समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो घन कोण के आधार पर हम लगाते हैं गॉस का प्रमेय। तो सर्वप्रथम हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक अनियमित आकृति है, बंद पृष्ठ है अनियमित। ये मान लेते हैं ये हमारे पास अनियमित आकृति है। इस अनियमित आकृति के अंदर एक धन आवेश रखा है। अनियमित आकृति के अंदर यहां पर कोई धनावेश रखा हुआ है। इस धनावेश से स्मॉल आर की दूरी पर, स्मॉल आर की दूरी पर बच्चों एक पॉइंट है पी। स्मॉल आर की दूरी पर एक पॉइंट है पी। यहां इस आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी और उस तीव्रता की दिशा क्या होगी, इसका पता लगाने के लिए आपको यहां रखना पड़ेगा परीक्षण आवेश, है ना। क्या रखेंगे? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश पर यह धन आवेश कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी और यही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता चल गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी हटा दीजिए, यहाँ प्लस क्यू आवेश। अब क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा पृष्ठ है ना, ये अनियमित पृष्ठ है, इस पे छोटा सा अवयव ले लेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है इस पूरे पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। उन्हीं बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसकी गणना करने वाले हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम करना क्या है आपको कि यहां पर इस पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव ले लेना है ना। अवयव, एलिमेंट जिसको कहते हैं, सैंपल बोल सकते हैं ना बच्चों। ये छोटा सा अवयव ले लिया गया। ठीक है, अब इस अवयव का आप बनाने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश। भाई क्षेत्रफल सदिश तो सबको पता होगा कि कैसे बनाया जाता है या कैसे खींचा जाता है। पृष्ठ के, ये अवयव के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर मैंने बना लिया क्षेत्रफल सदिश। ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये जो अवयव लिया गया है उससे लंबवत है। तो हमने ये पाया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल सदिश है उनके बीच में कोण कितना बन रहा है? थीटा। यहां तक तो समझ में आ गया कि हमने एक अनियमित आकृति लिया और उस अनियमित आकृति के अंदर एक धनावेश रखा। उस धनावेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर एकांक धन परीक्षण आवेश रखने से हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई। इसके पश्चात हमने क्या किया, यहाँ छोटा सा एक अवयव लिया और इस अवयव का एक क्षेत्रफल सदिश बना लिया। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है? थीटा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस छोटे से अवयव पर वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना है कि कितनी वैद्युत फ्लक्स यहां से गुजर रही है ना। इस सैंपल पे आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है इस अवयव पर। चलिए निकालते हैं, इसको शुरू करते हैं। डीए अवयव पर वैद्युत फ्लक्स, डीए अवयव पर वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों डीए अवयव पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी पाई ई
ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर ई और डी ए के बीच बना कोण है। ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। बच्चों ये वैद्युत फ्लक्स जो डीए अवयव है उस पर निकाला गया है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों संपूर्ण के लिए जब निकालना होता है ना तो इसका समाकलन करना है आपको, और बंद समाकलन करना। इस बात पे भी ध्यान रखना है कि समाकलन किस प्रकार का होना चाहिए, बंद समाकलन होना चाहिए। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए भाई इतना तो समझ में आ गया कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसका करना पड़ेगा समाकलन। तो हम लोग करेंगे इसका समाकलन और बंद समाकलन। बंद क्यों करना है बच्चों, क्योंकि पृष्ठ एक बंद आकृति है और बंद आकृति का समाकलन बंद समाकलन के द्वारा ही किया जाता है। इसके सारे नियम खुले समाकलन के ही समान है। अच्छा इतना तो काम समझ में। आप यहां ये देख रहे होगे लिखा है समाकलन डी फाई। इसे हमें क्या पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक इसी प्रकार यहां पर अगर समाकलन हम डीए के साथ लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे बंद कुल क्षेत्रफल। अगर हम समाकलन डीए के साथ लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ना है, कुल क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे कुल फ्लक्स को हम फाई ई लिखते हैं, कुल फ्लक्स को फाई ई लिखते हैं, ठीक है। और ई को बाहर निकालते हैं समाकलन के, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब ध्यान देना, आप लोग क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अवयव बहुत बहुत सूक्ष्म है, तो इसके द्वारा इस बिंदु पर, जिसका नाम ओ रख लेता हूं मैं, इस बिंदु पर बना हुआ घनकोण भी सूक्ष्म ही होगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर बना घनकोण भी बड़ा होगा। ठीक है, चलो इतनी समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, इसको मैं यहां पर डी ओमेगा लिखूंगा, क्योंकि अवयव छोटा है तो घनकोण भी छोटा ही बनेगा। बस इसे करना क्या है, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ये हमारा एक वैल्यू निकल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी क्या है, मैंने फाई ई की जगह फाई ई लिखा, ई के स्थान पर ई लिखा, लेकिन समाकलन डी ए कॉस थीटा को बदलकर मैंने, सॉरी समाकलन नहीं, डी ए कॉस थीटा को बदलकर, समाकलन जैसे वैसे लगा दिया, डी ए कॉस थीटा को बदलकर डी ओमेगा आर स्क्वायर लिख दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी। बच्चों अगले लाइन में करना क्या है, आपको आर स्क्वायर को समाकलन के बाहर निकाल लेना है और ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा। ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना। समाकलन डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा इस पूरे बंद पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु अर्थात ओ पर बना कुल घनकोण है। और आज के लेक्चर में जब हम शुरुआत कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर कुल घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। अर्थात इस पूरे की जगह समाकलन डी ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा 4 पाई। चलो ये बात समझ में आ गई। बच्चों आपको ये भी पता है
कि O बिंदु से P बिंदु की बीच की दूरी R है, O पर एक स्रोत आवेश Q रखा हुआ है। इस स्रोत आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, पाई E और E की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये तो E की वैल्यू रखा गया। यहां देखो बच्चों R स्क्वायर लिखा है तो R स्क्वायर लिख दिया, और इनटू इस पूरी की जगह मैंने लिखा कितना, 4 पाई। ठीक है, चलो भाई यहां तक तो समझ में आया आपको। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे आप ध्यान रखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। तब हमारा ये रिजल्ट आया बच्चों पाई E Q बटे एप्सिलॉन नॉट, अथवा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई E बराबर Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पाई इन पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आवेश है, पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ आवेश। तो ये था गॉस का प्रमेय का निगमन घन कोण के आधार पर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।